अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने ये टॉपिक लास्ट टाइम शुरू किया था एम्प्टी नेस्टर का, और मैंने आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह इस पे हम कुछ मज़ीद बातचीत भी करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वो इंसान जो इस सिचुएशन में घिरा हुआ होता है उसके अंदर क्या कैफियत होती है, उसकी सोच कैसी चलती है, उसके हालात कैसे होते हैं, वो किस तरह अपने आप को कैरी कर रहा होता है। हमारा जो बच्चा होता है ना, हम अगर उसकी नज़र से देखें तो हमें एक और पिक्चर नज़र आती है, अगर अपनी नज़र से देखें तो हमें एक और पिक्चर नज़र आती है। बच्चे जब घर छोड़ के जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो अपने आप को भी एक नए लेंस से देखते हैं, जो कि एक एडल्ट लेंस होता है। उनकी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट होता है, बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे होते हैं, और वालिदैन जो पीछे होते हैं ना, उनके लिए जबकि वो बच्चे की सक्सेस चाह रहे हैं, बहुत सी बातों को डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है। जैसे वालिदैन क्या चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो, उसकी सेल्फ इस्टीम भी अच्छी हो, और ज़ाहिर है जब कुछ वो अपने आप को डेवलप करेगा तो वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा, ज़िम्मेदारी की तरफ जाएगा, अल्लाह को राज़ी करने के बारे में सोचेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो उसके डायनेमिक्स हैं ना, उनको कैसे देखना है, और वो रिलेशनशिप कैसे हमारा उस बच्चे के साथ चेंज हो रहा होता है। ये जो रियलाइजेशन है ना कि अब वो बच्चा वैसा बच्चा नहीं रहा, अब मेरी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है, इसको कई दफ़ा एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और इंशाल्लाह आज हम कुछ और स्टेप्स देखेंगे, उनको सीखेंगे कि कैसे इंसान अपनी इस जिम्मेदारी को छोड़कर कुछ और काम करने की तरफ जाए। इंसान जब शादीशुदा ज़िंदगी में आता है ना, तो हर इम्तिहान, हर मरहले पे कोई ना कोई इम्तिहान होता है। पहले शौहर के साथ ताल्लुकात बनाना, ससुराल वालों के साथ रहना, और आप देखें कि इंसान ऐसा एक रोलर कोस्टर पे होता है कि कभी कभी अपने बारे में रिफ़्लेक्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा होता, और बहुत सारे जज्बात होते हैं इस पूरी शादीशुदा ज़िंदगी में। कभी आप खुश हैं, कभी आपको बड़े प्राउड मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कभी आप बहुत परेशान हैं, आपकी बहुत सी चाहते हैं, बहुत सी ज़रूरियात हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं पूरी होती। लेकिन यहाँ पर ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि मेरी एक्टिव पेरेंटिंग ख़त्म हो चुकी है, और ये सोचना कि अब ज़िंदगी जो है वो मेरे बच्चे के गिर्द उतनी नहीं घूमनी चाहिए जैसे पहले घूमती थी। अब देखेंगे कि सास बहू का भी जो झगड़ा होता है ना, अक्सर वो भी इन्हीं बातों की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि बच्चे अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी कुछ गुजारना चाहते हैं और हम क्या चाह रहे होते हैं, उनको एक दूसरी पिक्चर देना। तो अब क्या करना है, बात ये याद रखनी है कि हम आखिरी सांस तक वालिदैन ही हैं। ये भी याद रखना है कि हमारे बच्चे ये हमारे बच्चे ही हैं, ये हमारा सदका जारिया हैं, ये हमारी आखिरत की इन्वेस्टमेंट हैं। किसी को ये एहसास नहीं हो सकता कि आप किस मरहले से गुजर रहे हैं जब तक कि वो ख़ुद उस मरहले में ना हो। यानी आप देखें कि जब आप यंग होते हैं तो आपको पेरेंट्स की बात नहीं समझ आती, जब आप ख़ुद वालिदैन बन जाते हैं तो अब आपको समझ आता है कि अच्छा, हमारे वालिदैन ने भी इतनी स्ट्रगल देखी हुई है। फिर इसी तरह आप देखें कि बुढ़ापा नहीं हमें समझ आता, या वो वक्त जब हमारे बच्चे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं वो नहीं समझ आता। वो जब आप उस फेज़ में आते हैं फिर ही हमें समझ आता है कि यहाँ पे हमने रहना कैसे है, और इस मोमेंट को आपने कैसे एक्सपीरियंस करना है। हालांकि हमारे अपने इर्द गिर्द हमें नज़र आ रहा होता है कि वालिदैन जो हैं वो बड़े कमांडिंग थे, बच्चों को बॉस करते थे, अब वो उन्हीं बच्चों पे डिपेंडेंट हो गए हैं। जबकि वो बच्चों को पहले हर चीज़ पे रोक टोक भी करते थे, समझाते भी थे, लेकिन अब वो स्टेज आ गई है कि बच्चे वालिदैन को समझा रहे होते हैं कि आपने क्या करना है और आपने क्या नहीं करना है। तो एज अ पेरेंट कोई ना कोई मोमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं, कुछ भी हो जाए, यानी हम अपने आप को जितना भी डिटैच कर लें, जितना भी अपने आप को समझा लें कि नहीं, मैंने अपने बच्चे को तंग नहीं करना, उसको खुद ग्रो करने देना है, माशाल्लाह वो जवान है, अब मैरिड है, कहीं पढ़ रहा है, किसी और जगह पे इंडिपेंडेंटली रह रहा है, अपना कमा रहा है,
मैं बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ूँ तो वो तंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हमारी औलाद है, और अल्लाह ताला ने वालिदैन और औलाद के दरमियान एक ऐसा रिश्ता रखा हुआ होता है जिसकी वजह से आप अपने बच्चों से टोटली डिटैच नहीं हो सकते। जैसे हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में पता ही नहीं चलता। इवन आप देखें कि जैसे आजकल यहाँ पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ है, एक कोई एक्ट्रेस हैं जो अपने वालिदैन से टोटल अलग रह रही थी। तो ये कितनी बड़ी एक लर्निंग है कि जब हम अपना वो जो बेसिक सोर्स है रिश्तों का, जिसको अल्लाह ताला ने सिला रहमी के ज़रिए हमारे साथ बांध दिया है, हम उनसे अलग हो जाएं, वो हमसे अलग हो जाएं, तो मसले जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो बात ये होती है कि किसी जगह वेकेशन के लिए जाना और फिर उस जगह पे मुस्तकिल तौर पे रहना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो हम बहुत सी चीज़ों को एक और डायमेंशन से देखना शुरू कर लें। जब भी बच्चों की ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है, बच्चे हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, तो अब हमने बहुत से मामलात को कैसे समेटना है। बहुत से जो रिलेशनशिप होते हैं बच्चों के दरमियान और वालिदैन के दरमियान वो डिफरेंट होते हैं। कुछ रिलेशनशिप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कुछ रिलेशनशिप शुरू से डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि एक बच्चे के साथ और तरह का रिलेशनशिप है, दूसरे के साथ और तरह का है। मैं आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस दे सकती हूँ, असल तो फैसला आपने खुद करना है कि आपने उस रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है। ये भी हो सकता है कि कुछ टिप्स आपके एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी तरह वर्क करें और दूसरे बच्चे के लिए वो बिल्कुल वर्क ना करें। फिर आपने ये देखना होता है कि आप किस तरह से अपने बच्चे के साथ एक रोल प्ले करते रहे हैं। आपके लिसनिंग स्किल्स कैसे थे जब वो बच्चे आपके साथ होते थे। आप डिसिप्लिन जो करते थे वो किस तरह से करते थे, किस तरीके पे करते थे। यानी क्या वो पनिशमेंट का स्टाइल होता था, सख्ती का स्टाइल होता था, या ऐसा स्टाइल था कि बच्चे की तरबियत तो करनी है लेकिन उसके साथ साथ बच्चे के साथ अच्छे रवैये से रहना है। कहाँ पे आपने बच्चे के सामने एक काउंसलर का रोल जो है वो प्ले किया, और कहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसी कम्बिनेशंस थी हमारे रोल्स की, डिपेंडिंग वहाँ पे चैलेंज क्या था, हमने किस पेरेंटिंग स्टाइल से अपने बच्चे को पाला। इसके लिए कहा जाता है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कोई एक कुकी कटर नहीं होता, हर रिलेशनशिप जो होता है वो पर्सनलाइज्ड होता है। सो इसी तरह से बच्चे जब आगे ग्रो करते हैं ना, तो बहुत डिफरेंस ये होता है कि माँ बाप की ज़िंदगी में ब्रेक्स लग रही होती हैं और बच्चों की ज़िंदगी जो है वो अब एक्सेलरेटर पे है। अब उन्होंने ग्रो करना है, उन्होंने आगे बढ़ना है, उनके अपने बहुत सारे प्लान्स हैं, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ज़िंदगी को, वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो उनको बहुत सारी बातें जो हैं वालिदैन की तरफ से आने वाली कंट्रोल लगना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो होता है ना, हमें ये देखना होता है अपनी, अगर हम पूरी ज़िंदगी को देखें कि हमने उस ज़िंदगी का अपने बच्चों के साथ एक वो जो रिलेशनशिप होता है उसको कैसे लेके चलना होता है, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं ना। अच्छा, फिर देखें कि वक्त गुजरने के साथ साथ अब टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। यानी पहले ये होता था कि बच्चे दूर जाते भी थे तो उनके जहन में होता था कि जी अम्मा अब्बा जो हैं उनके ऊपर चेक रखना है, उनका ख्याल रखना है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते जाते थे। अब वो सिर्फ एक मैसेज कर लेते हैं, एक फ़ोन कॉल पे बात कर लेते हैं, और बाकी अपनी ज़िंदगी के जो प्लान्स हैं वो बड़ी तेज़ी से बनाते चले जाते हैं। कुछ स्टडीज़ और रिसर्चेस को मैं देख रही थी, तो 1965 के लिए वो कहते हैं कि एक जो वालदा थी वो उनकी जो भी लाइफस्टाइल था उसमें वो 54 मिनट्स अपने बच्चे के साथ कुछ एक्टिविटीज़ में इंगेज थी, और 2012 में जो मदर्स थी उनका जो एवरेज था वो 104 मिनट्स हो गया था, यानी वो बढ़ गया था। यानी हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से शायद ख़राबियाँ ज़्यादा आई हैं, लेकिन वक्त गुजरने ने बताया है कि टेक्नोलॉजी ने आसानियाँ भी पैदा की कि बच्चे और वालिदैन आपस में ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। अच्छा, वालिद के लिए क्या था? 1965 की जो रिसर्च है वो बता रही थी कि वालिद सिर्फ 16 मिनट अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, और 2012 में देखा गया कि वो 59 मिनट्स जो है अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं। एक तो मैं यहाँ से ये समझ आती है कि माँ ज़्यादा वक्त गुजारती है, माँ के ऊपर असरात ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसकी अटैचमेंट बच्चों के साथ ज़्यादा होती है। वालिद के साथ ये हो जाता है कि अब वो पहले तो वो बहुत बिजी थे ना अपने कामों में, अपनी लाइफ में, कमाने में। अब वो जब फारिग हो गए
तो अक्सर औकात आप घरों में देखेंगे कि मर्द हजरात को ये फील होना शुरू हो जाता है कि मेरा अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वो रिलेशनशिप ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने बाहर के कामों में बहुत इन्वेस्ट किया होता है और अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया होता। और इस वजह से आप देखें कि उनको चैलेंजेस जो हैं उस नेचर के आते हैं कि वो अब रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें। बहुत से लोग जब नहीं कर पाते तो कई दफ़ा डिप्रेशन होता है, कई दफ़ा फिर भी घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। और ख़वातीन जो होती हैं वो इस वजह से डिप्रेस्ड हैं कि उन्होंने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की होती है कि अब जब बच्चे उनके साथ नहीं होते या अपनी लाइफ में बिज़ी नज़र आते हैं तो उनको एक किस्म का ना डिप्रेशन सा होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे जो होते हैं वो क्या चाह रहे हैं, उनको देखें कि कॉलेज जाते हुए भी अगर फ़र्ज़ करें वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो कहीं एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, अच्छा कहीं जॉब डिफरेंट जगह पे होगी वो जा रहे हैं, या कोई भी और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम ये ना सोचें कि वो सिर्फ खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये नज़र आता है ना कि वो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए। उनको एंजाइटी भी होती है, उनको नर्वसनेस भी होती है, उनके फियर्स भी होते हैं कि वहाँ जाकर हमने कैसे फिट इन होना है, कैसे एक्सेल करना है, कौन कौन से काम जो हैं वो हमने करना है। और इसी तरह से कुछ उनके अंदर एक्साइटमेंट भी हमें नज़र आ रही होती है। और वो एक्साइटमेंट किस वजह से नज़र आती है कि वो उसको करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाएं, पॉजिटिविटी के साथ वो बहुत सारे मामलात जो हैं वो उनको देखें। फिर ये कि जब वो घर से निकल रहे होते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश होती है बच्चों की कि हमारा अपने वालिदैन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रहे और हमारी फैमिली की बहुत सारी जो इंटरेक्शंस हैं वो सही तरह से चलती रहें। लेकिन होता क्या है कि एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि बहुत सबकॉन्शियसली हो जाता है कि दोनों एक तरह से किसी इम्तिहान में आ जाते हैं और एक दूसरे की बाउंड्रीज से या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या उनको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी बच्चे अपसेट हो जाते हैं कि आप अभी भी हमें बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, कभी कभी वालिदैन को लगना शुरू हो जाता है तुम लोगों ने हमें अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल कट ऑफ ही करके रख दिया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो डिपार्चर होता है और बच्चों का अलग होना होता है, ये हमारे लिए एक बहुत ही इमोशनल टाइम होता है और इसमें हमारे अंदर नॉस्टैल्जिया भी बहुत होता है। हमें बच्चों की बड़ी पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं, हम बात बात पे सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये हमने कैसे किया था, वो काम हम कैसे करते थे। देखिए ना, एक ऐसा पेरेंट जो कि हेलीकॉप्टर पेरेंट था, हर वक्त बच्चे के पीछे पीछे लगा रहता था और उसने हर वक्त ये चेक करना है कि मेरा बच्चा क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अब अगर उसका बच्चा वहाँ पे नहीं है और उसको लग रहा है कि वो बच्चा अपनी किसी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को डिटैच करना और अपने आप को देखना। कुछ लोगों का पहले बच्चे के साथ ये मामला होता है, कुछ लोगों का आखिरी बच्चे के साथ ये मामला होता है। लेकिन जब भी एक बच्चा जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू करेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट्स वालिदैन के लिए ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ पे वो परेशान होंगे, दुखी होंगे, उनको एक खलासा महसूस होगा, उस बच्चे को जो है वो मिस करेंगे। शुरू में जितनी भी वो कोशिश करें उसको मैसेज करेंगे, उसको बार बार कॉल करेंगे, उसका हाल पूछने की कोशिश करेंगे और बच्चे कई दफ़ा इन मोमेंट्स को ऐसे देखते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं। स्पेशली मैंने देखा है कि जब नई नई शादी हुई होती है उस वक्त जब वालिदैन को डिटैच होना बच्चों से मुश्किल लग रहा होता है और उसमें क्या होता है यूजुअली जैसे वाइफ्स होती हैं वो थोड़ा सा तंग हो जाती हैं क्योंकि उनको उनकी चाहत होती है कि जी हम अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करें। लेकिन जब वालिदैन जो हैं बार बार अपने बेटे को अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश करते हैं उससे जो चैलेंजेस हैं वो बहुत मुश्किल की तरफ जाते हैं। लेकिन वालिदैन कुछ भी हो ना, आप कहीं भी बैठे हो वो बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, अच्छा अब क्या हो रहा होगा, उनको मेरी ज़रूरत तो नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की ही फ़िक्र की होती है और उन्होंने कोई काम किया ही नहीं होता। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बस नौकरी की, बच्चों को देखा और दैट्स इट। यानी जब वो फ्री हो गए हैं और बच्चे जो हैं अब अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, उनके पास कोई हेल्दी एक्टिविटी ही नहीं है कि वो उसको लेकर चले। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो साइकाइट्रिस्ट हैं एक पूरी मेडिकल कंडीशन जो है उसके ऊपर बात करते हैं। वो कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम बनना शुरू हो जाता है। यानी पेरेंट्स जो होते हैं अगर वो लगातार बहुत उदास रहें, उनको फीलिंग ऑफ लॉस हर वक्त आए और ख़ास तौर पे जितने बच्चे थे वो सब आहिस्ता 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 वो उस घर से चले गए हैं, तो अब उनकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, लॉस की हैं, सैडनेस की हैं, डिस्ट्रेस की हैं, डिप्रेशन की हैं,
वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कंपाउंड हो जाएंगी। और उसकी वजह से क्या होगा कि ना चाहते हुए भी, यानी बहुत ऐसे लोग जो बड़े हाई एनर्जी वाले होते हैं और बड़े काम करने वाले होते हैं, उनको भी ना ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और उनकी अपनी जो सेंस ऑफ सेल्फ है उसको धचका सा लगता है। फिर उनका रिलेशनशिप बच्चे के साथ अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर उनको जो है ये फीलिंग आती है कि अच्छा, अब वो मियाँ बीवी जो कि सारा वक्त बस बच्चों को देख रहे हैं, अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि अच्छा वेयर इज़ आवर रिलेशनशिप, यानी वो उस पूरे प्रोसेस में ऐसा फिजल आउट हुआ होता है। लेकिन अगर हकीकतन हम ज़िंदगी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो क्या हमारी ज़िंदगी में हर वक्त कोई एक नया फेज़ नहीं होता? जैसे बच्चा पैदा होता है तो ख़वातीन को बेबी ब्लूज़ होते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि मर्दों को भी साथ मूड स्विंग्स होते हैं, उनको भी एक डिफरेंस फील होता है कि एक बच्चा आ गया हमारी ज़िंदगी में और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने कैसे लेनी है। कई ख़वातीन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाता है। और फिर इसी तरह आप देखें कि अगली ज़िंदगी आती है तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसा चैलेंज होता है जिसमें वो हर वक्त घुसे हुए होते हैं, हर वक्त उसके लिए परेशान होते हैं और उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाला जो स्टेज होती है ना, इसको अक्सर वो लोग तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिनके ऊपर गुजर रही है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि ये तो आपकी बड़ी सक्सेस है। अच्छा, आपने बच्चों को पढ़ा दिया, आपने बच्चों की शादियां कर दी और आप फारिग हो गए और बस जी अब तो आप मज़े कर रहे होंगे। लेकिन उनको लग रहा होता है कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में एक खला सा आ गया है। एक रिसर्च ये बताती है कि जो ख़वातीन हैं वो इस मामले में ज़्यादा सफ़र करती हैं मर्दों के मुकाबले में, और ऐसे वालिदैन जो कि घर में बैठे हुए हैं और बिल्कुल फारिग हैं वो भी ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। इसी तरह वो वालिदैन जो अपने बच्चों की ज़िंदगी में हाइपर इन्वॉल्व होते हैं उनकी भी सफरिंग ज़्यादा होती है। या ये कि उनका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो एक ज़माने में जब बच्चे छोटे होते हैं उनको सेपरेशन एंजाइटी होती है, लेकिन अब एक रोल रिवर्सल हो जाता है, अब वालिदैन को सेपरेशन एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। और कुछ जगहों पे ये भी देखा गया है कि जो फादर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा रिमोर्स और रिग्रेट होता है, क्योंकि वही है कि भी मैं तो सारा टाइम बिजी रहा, मैं तो रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट ही नहीं कर सका। बहुत सारे और पैरेलल फैक्टर्स भी चल रहे होते हैं। देखिए, जो एजिंग फैक्टर होता है ना, अगर किसी इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, मसलन एक तो बच्चे थे ना जो आपकी ज़िंदगी में थे, अच्छा आपकी अपनी ज़िंदगी भी तो थी, वो कैसी थी? मसलन आपकी शादी जो थी, इट वॉज ऑलवेज ऑन द रॉक्स। अब बच्चों की वजह से लोग रहते हैं। बहुत सी ख़वातीन जो मेरे पास आती हैं कोचिंग के लिए, वो मुझे यही बताती हैं कि मेरा इतना टेरेबल रिलेशनशिप है, मैं सिर्फ बच्चों की वजह से इस शादीशुदा ज़िंदगी में हूँ और मैं इस वजह से सिर्फ सब बातों को बर्दाश्त करती हूँ। फिर ये कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, उनको वैसी डिप्रेशन होता है, वैसी सैडनेस होती है और उन्होंने कभी भी अपनी ग्रोथ, अपनी मेंटल ग्रोथ के ऊपर जो काम नहीं किया हुआ होता। तो फिर क्या होता है कि जब उनका वो जो काम वो कर रहे होते हैं वो सारे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, तो अब वहाँ पे इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है और उनको लगता है कि घर में और तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम पर आन पड़ी हैं। मकसद नहीं समझ आ रहा अब हमने क्या करना है, क्या बस अब हमने बस बुढ़ापा जो है, अक्सर आप लोगों से बात करें तो बुढ़ापे को ऐसे देखते हैं, उन्होंने ना एक उसके ऊपर एक पोस्टर स्टिकर लगा लिया है कि मैं अगर बूढ़ा हो गया हूँ तो बस इसका मतलब है बीमारियाँ ही बीमारियाँ, और मैंने अब कभी ठीक ही नहीं होना, और मैंने कभी कोई काम जो है वो करना ही नहीं है, कोई नई चीज़ मैं सीख ही नहीं सकता। ये बात जो होती है ना, ये दुरुस्त नहीं होती। ये जो एम्प्टी नेस्टर्स होते हैं, यूजुअली देखा गया कि 45 to 65 ईयर्स की एज में होते हैं, और इस टाइम पे ये जो सिंड्रोम होता है वो कैसे हो रहा होता है, यानी वो सिंड्रोम कैसे बन जाता है, बहुत सी उनकी ज़िंदगी के जो लाइफ इवेंट्स हैं ना वो बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो कुछ वो महसूस करते हैं अपने बच्चे के जाने पे, अब वो एम्पलीफाई होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन मेरे पास आती हैं, यानी वो कहती हैं कि मैंने तो सारी ज़िंदगी इतना बर्दाश्त किया, मैंने कभी उफ भी नहीं की, लेकिन अब मुझे क्यों डिप्रेशन हो रहा है, जबकि मेरे बच्चे भी शादीशुदा हो गए हैं, ग्रो कर गए हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो क्या होता है कि एम्प्टी नेस्टिंग सिंड्रोम में कौन कौन से इवेंट्स हैं जो ऐड करके उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। जैसे अगर आपके यानी किसी की डेथ हुई है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक सिंगल स्पाउस रह गया है और दूसरा जो पार्टनर है उसकी डेथ हो गई है, या आपकी जॉब नहीं है या जॉब चेंज करनी पड़ रही है आपको, अच्छा, या आपको आपने सोचा था कि अच्छा बुढ़ापे में हम बहुत मज़े से रिलैक्स तरीके से रहेंगे, लेकिन ख़र्चे इतने आ जाते हैं कि आप रिलैक्स तरीके से नहीं रह सकते, और अब आपको लग रहा है कि वो कमाने के उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, या आपको छोटा घर लेना पड़ रहा है, रीलोकेट होना पड़ रहा है, कहीं कहीं मिड लाइफ क्राइसिस है,
ख़वातीन के अपने चैलेंजेस हैं जैसे मीनोपॉज है, मर्दों के अपने चैलेंजेस हैं जिसमें रिटायरमेंट है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं। फिर ये कि कई दफ़ा आपके अपने वालिदैन होते हैं, आपके साथ रह रहे होते हैं जो कि बूढ़े होते हैं और आप उनका भी ख्याल रख रहे होते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस जो हैं वो लगातार चल रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एनजाइटी कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और इसको हम कहते हैं कि ये जो एम्प्टी नेस्टर सिंड्रोम होता है ना, ये आपको इमोशनल फ्रैक्चर दे देता है और आपका जो इमोशनल फ्यूचर होता है ना वो उसकी वजह से बड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। लोगों को नज़र ही नहीं आता कि आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजरती है। ऐसे मौके पे ना हमें स्टेजेस ऑफ ग्रीफ भी पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का दुख है ना। कोई बचपन के दुख हैं जो हमें याद आते हैं, कभी जवानी के याद आते हैं, शादी के इनिशियल फेज़ के याद आते हैं, ख़वातीन जिन्होंने अपने ससुराल वालों की बहुत मुश्किलात सही होती है उनको वो याद आते हैं, जिन्होंने अपने शौहरों का या बीवियों का बहुत प्रेशर सा होता है उनको वो याद आता है। तो और वो कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट होता है वो आप उन नेगेटिव फीलिंग्स को ट्रिगर कर देता है। तो 5 स्टेजेस होते हैं ग्रीफ के, जिसमें डिनायल होता है कि आप कहते नहीं ऐसे नहीं हुआ, गुस्सा होता है, बार्गेनिंग होती है, डिप्रेशन होता है, असल हमने एक्सेप्टेंस की तरफ जाना होता है। अच्छा, जब हम एम्प्टी नेस्टिंग सिंड्रोम की बात करते हैं तो उसकी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिस पे मैं फोकस करके आपसे बात करना चाहूँगी और ये 5 हैं कॉमन एरियाज़ जिन पे हमने फोकस भी करना है। एक है लॉस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ना कि जब वो समझें कि जो मेन काम आप कर रहे थे, आपकी प्राइड ये थी, आप जहाँ बैठते थे आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरा नाम है और मेरे इतने, मैं मैरिड हूँ और मेरे इतने बच्चे हैं, ये आपकी आइडेंटिटी है। आपने कभी भी अपनी खुद की आइडेंटिटी कोई नहीं बनाई हुई। आइडेंटिटी आप डिफाइंड ही बच्चों के साथ कर रहे हैं। जब वो बच्चे नहीं हैं तो अब आप किस तरह से करें। अब आप जब उनको बताते हैं कि बच्चे इधर चले गए, किधर चला गया, अच्छा लोग तो आपकी बात पे बड़ा मावल कर रहे होते हैं, लेकिन आपके अंदर जो है ना वो एक दुख की सी कैफियत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन इसके अलावा क्या कराऊं। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम हर स्टेज पे जब भी अपना कोई इंट्रोडक्शन करवाएं तो उसमें ऐसी चीज़ ज़रूर शामिल करें विच आई एम प्राउड ऑफ, जो मेरा अपना इंटरेस्ट है, जो मेरी आइडेंटिटी है, रादर देन जस्ट द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ पेरेंट। यानी मैं क्या हूँ, मेरी ज़ात कहाँ पे है, मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी सेल्फ वर्थ किस चीज़ से डिफ़ाइन होती है, और फिर ये कि मैं अपनी इस आइडेंटिटी को कैसे दोबारा डेवलप करूँ। ठीक है, तो आपने अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल खो दिया होता है, आपने उसको कभी उसके ऊपर ज़्यादातर लोगों ने काम ही नहीं किया होता। और स्पेशली वो लोग जो जितना ज़्यादा एक्टिवली पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, जितना ज़्यादा अपने बच्चे के पीछे भाग रहे होते हैं, उन्होंने अपना टाइम और एनर्जी सारी अपने बच्चे को दी हुई होती है। और उसके बाद क्या होता है कि उनके ऊपर एक बड़ी फीलिंग ऑफ लॉस आनी शुरू हो जाती है कि मेरे पास इस वक्त और कुछ भी नहीं है कि जो मैं काम करूं। उनके अंदर बहुत उदासी होती है और वो अक्सर बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहना शुरू हो जाते हैं कि, और बार बार अपने आप से पूछते हैं कि अच्छा कभी बच्चे फिर दोबारा मेरे साथ आके रहेंगे, मेरे साथ कोई रिलेशनशिप उस तरह बिल्ड करेंगे। दूसरा जो ये एम्प्टी नेस्टिंग सिंड्रोम होता है, इसमें जो चैलेंज आना शुरू होता है वो है लॉस ऑफ कंट्रोल। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है ना, पहले तो आप हर वक्त बच्चे के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। अब बच्चा अपने सारे काम खुद कर रहा है। अब बच्चा आपसे कई दफ़ा सिर्फ कोई हल्का फुल्का मशवरा लेता है या अपना कोई वो डिसीजन लेता है और वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर देता है कि मैं ये करने लगा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ और इसके बाद मैंने ये काम करने हैं। तो उस टाइम पे ना पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो पेरेंट्स स्पेशली जिन्होंने बहुत एक्सेसिवली कंट्रोल किया होता है, उन्होंने हर वक्त अपने बच्चों को हर चीज़ बताई होती है, इधर बैठो, ये खाओ, ये काम करो, ऐसे ना करो। तो उनको बहुत मुश्किल लगता है कि वो किस तरह से अपने इस कंट्रोल को छोड़ें, और ये चीज़ होती है ये इंसान को काफ़ी फिर परेशानी की तरफ लेके जाती है। तीसरा जो एरिया होता है वो इमोशनल टोल का होता है, जिसपे हम काफ़ी सारी बात अभी कर भी चुके हुए हैं कि आप देखें कि इमोशनली अगर वो बात है कि आपने कभी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम ही नहीं किया, जो एंजाइटी डिप्रेशन आपको होता रहा, जो आपके फियर्स थे, जो आपके मिसमैनेज्ड इमोशंस थे पेरेंटिंग करते हुए, उनको जब आपने मैनेज नहीं किया और अब क्या हुआ कि अब आपकी ज़िंदगी ऐसी चल रही है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। और आप हर वक्त यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे को मेरी अब ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसके साथ बैठकर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती। अपनी आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छा किया,
और क्या मैं अभी भी सीख सकती हूँ, यानी अब आपको क्या चीज़ रोक रही है। मैं तमाम ऐसी ख़वातीन से पूछती हूँ जो अब अकेली बैठी हुई हैं, आपको ग्रो करने से कौन सी चीज़ रोक रही है, आपने क्यों अपनी ग्रोथ को जो है वो रोक दिया। चौथा जो एरिया होता है इसका एम्प्टी नेस्टिंग सिंड्रोम का, वो मैरिटल स्ट्रेस होता है। इसमें आपका अपना भी मैरिटल स्ट्रेस आ सकता है और आपके बच्चों की शादी का भी मैरिटल स्ट्रेस आ सकता है। और फिर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम टाइप है तो उसमें आपके जो बहू और दामाद हैं उनकी तरफ से आने वाला स्ट्रेस भी आ सकता है। और उन डायनेमिक्स को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे मैंने बात की कि दरमियान में बच्चे हैं जो जेलिंग फोर्सेस हैं, सीमेंट हैं, वो निकल गए हैं। अब हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ आ रहा कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और आप देखेंगे कि उनके गिले शिकवे एक दूसरे से बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो फारिग बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे हैं, तो क्या करें रिलेशनशिप में।